आसमान साफ था और रात की तारीकी 400 छाई थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो घर की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में बैठी पढ़ रही थी और बाकी घर वाले कमरे से बाहर बने छोटे से सहन में चारपाई बिछाए सो रहे थे। दरअसल सुबह इसका केमिस्ट्री का पेपर था और वो इसके फार्मूले वगैरह याद करने में मसरूफ थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी और घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देती थी। ऐसे में अचानक उसने ढोल की आवाज़ सुनी, जैसे बहुत से ढोल बज रहे हों और वो भी जोर जोर से। वो हैरान हुई कि अभी तो 400 खामोशी छाई थी और अभी एक सेकंड में इस कदर शोर आ रहा था जैसे कोई ठीक इनके दरवाजे के सामने ढोल बजा रहा हो। उसके दिल में बाहर गली में झांक कर देखने का शौक पैदा हुआ। दिल ही दिल में वो खौफजदा भी थी, लेकिन उसने हिम्मत करके टेरेस का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से टेरेस की तरफ बढ़ी। नीचे गली का मंजर देखकर इसके होश ही उड़ गए। इसे ये भी होश ना रहा कि वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाए। वो चुपचाप पलकें झपकाए बगैर हौशो हवास से बेगाना नीचे देखती रही। नीचे बारात का सा समन था और इसके घर के सामने वाला हिस्सा रोशनियों से भरा पड़ा था, हालांकि उनके घर के बाहर कोई बल्ब या रोशनी का दूसरा इंतजाम भी नहीं था। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी और इसके घर के सामने वाला हिस्सा खूब रोशन था। किया देखती है कि चुड़ैलें, पछल परियों परियों और जिन खूब भन ठन कर बारात के पीछे पीछे चले आ रहे थे और आगे एक खूबसूरत सुनहरी बगी में कोई खूंखार जिन बिन ठन कर पर्दा ताने बैठा था। अचानक ही एक चुड़ैल की नज़र ऊपर टेरेस पर खड़ी लड़की पर पड़ी। उसने अपने लंबे पीले दांतों की नुमाइश करके उसे देखा और अजीब बेढंगा कहा लगाकर हंसने लगी। और हाथ में पकड़ी बड़ी थाली से एक पोटली उठाई और इस चुड़ैल ने वहीं खड़ी खड़ी अपना बाजू लंबा करते हुए इस लड़की के हाथ में वो पोटली थमा दी। अब इस चुड़ैल का हाथ वापस छोटा होकर पहली वाले साइज में पहुंच चुका था। वो दम साधे खामोश खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसके हाथ ने गर्माहट को महसूस किया। उसने अपने हाथ देखा तो वहाँ वही पोटली थी। वो पोटली नीम गर्म थी। अब बारात आगे की तरफ चलती हुई धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगी। वो चुड़ैल जिसने उसे पोटली थमाई वो भी आगे बगी की तरफ उड़ गई। तकरीबन पूरी बारात ही आसमान की तरफ परवाज कर गई। आखिर में कुछ चुड़ैलें और पछल पैरियां थी। वो भी कुछ देर में उड़ने ही वाली थी जब एक निहायत ही खूंखार पछल पीरी की नज़र टेरेस पर गई। उसने कहा लगाया और अजीब अंदाज से इस लड़की को इशारा किया। वो लड़की अंदर तक सहम गई। इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इस पछल पीरी की आंखें इस कदर वहशत ज़दा और खौफनाक थी कि वो लरज़ कर रह गईं और गिरते ही बेहोश हो गई। आखिरी मंजर जो बेहोश होने से पहले उसने देखा वो ये था कि उड़ता हुआ एक गोल काले रंग का धुआंनुमा हेओला इसके घर में दाखिल हुआ था। सुबह इसकी अम्मी इसे उठाने की गर्ज से आई तो देखा उनकी इकलौती बेटी कशिफ टेरेस पर बेहोश पड़ी थी। अम्मी घबरा कर आगे बढ़ी, उसे उठाया, पानी के छींटे इसके मुंह पर फेंके तो वो खंसती हुई उठ खड़ी हुई। इसके हाथ में पोटली अभी भी थी और हैरत की बात वो अभी भी नीम गर्म थी। इसकी अम्मी भी इसके हाथ में सुनहरी और लाल रंग की खूबसूरत पोटली देख चुकी थी और अब इससे पोटली के मुताल्लिक पूछ रही थी। इसने रात का तमाम वाकया बेहोश होने से पहले तक अम्मी के गोश गुजार कर दिया। इसकी अम्मी इसे नीचे ले आई जहां इसके अब्बू भाई और बूढ़े दादा जान बैठे थे। इसने तमाम वाकया अपने घर वालों को बताया। इसके दादा ने पोटली को खोला तो अंदर से गरम गरम खौशनुमा सफ़ेद रंग की डलियां निकली। इन डलियों में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। दादा के कहने पर सब ने एक एक डली मुंह में डाल ली। ये शायद कोई मुनफरिद मिठाई की कसम थी। इस कदर जायकादार और मज़े की चीज़ इन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। उनके मुंह मिठास से भर गए थे। कशिफ जल्दी से मिठाई खाकर उठी और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। इसका एग्ज़ाम था। इसे याद आया कि रात वो ऊपर वाले कमरे में पढ़ रही थी तो इसका पेंसिल बॉक्स भी ऊपर रह गया। वो जल्दी से छत पर गई और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला अंदर का मंजर देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा खौफ महसूस किया। किया देखती है कि एक भरे बालों वाला काला बल्ला इसकी जियोमेट्री को मुंह में दबाए खड़ा है। इस बल्ले की आंखें हद दर्जा सुर्ख थी और इसके मुंह से लाल रंग की राल टपक रही थी। एक तो बल्ले का आम बिल्लियों और बिलों से काफी बड़ा साइज था और दूसरा इसकी खौफनाक गराहट भी अजीब थी। कशिफ को इस बल्ले से खौफ आने लगा, लेकिन पेपर का वक्त भी हो रहा था। सो धीरे से आगे बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बल्ले को हाथ से डराती हुई शश शश की आवाज निकाली। लेकिन बल्ला टस से मस ना हुआ। अब तो वो बाकायदा डरने लगी और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी बल्ले ने एक जसत लगाकर इसके हाथ पर काट लिया। वो चीखने लगी, मेरा हाथ। इसका हाथ पूरी तरह खून से सुर्ख हो गया था और तकलीफ भी हो रही थी। इसकी अम्मी ने चीख सुनी तो दौड़ती हुई ऊपर आई। कशिफ बेटा क्या हुआ?
कशिफ जो बहुत ज्यादा घबराई और रोती हुई हाथ को दबाए खड़ी थी। अम्मी काले बल्ले ने हाथ पर काट लिया। रोते हुए कशिफ ने जवाब दिया, कहाँ काटा बल्ले ने? अम्मी ने इसका हाथ पकड़ा जहाँ एक हल्की सी खराश का भी निशान नहीं था। कशिफ भी हैरत से सीधा उल्टा करके अपना हाथ देखने लगी। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, यह था वो भयानक बल्ला और उसने मेरा बॉक्स मुंह में रखा हुआ था। अम्मी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कशिफ ने बेड की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ देर पहले खूंखार बल्ला बैठा था। अच्छा मेरी बेटी रात देर तक पढ़ती रही है, ये जरूर आपका वहम होगा। अम्मी ने दिलासा दिया और इसका हाथ पकड़े नीचे ले गई। कॉलेज वैन भी आ गई थी। कशिफ ने अम्मी और दादा को सलाम किया और वैन में बैठ गई। उसने अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त को देखा जो बक खोले अपनी सोचों में गुम थी। कशिफ अपनी बेहतरीन दोस्त मायरा के साथ रात होने वाला वाकया शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसने नोट किया मायरा पहले से ही उदास बैठी है और इसका ध्यान कहीं और है। अपनी बेहतरीन दोस्त को उदास देखकर कशिफ अंदर से तड़प गई। मायरा परेशान क्यों हो? कशिफ ने इसके कंधे पर हाथ रखे प्यार से पूछा। वही मसला कशिफ, मेरी ताई जान का मुझ पर जुल्म तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है, वो उदास लहजे में बोली। मायरा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। वो ताई अम्मी और ताया अब्बू की फैमिली के साथ रहती थी क्योंकि मायरा के अब्बू बैरून मुल्क गए हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारी ताई अम्मी पर, वो ऐसा क्यों करती है? बस एक बात फाइनल हुई, आज पेपर देने के बाद तुम्हारे बाबा को कॉलेज फोन से कॉल करके सब सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे और अब मत करना मायरा। कशिफ ने गुस्से से दो टूक लहजे में कहा। मायरा कुछ कहने ही वाली थी कि एक झटके से वैन रुक गई।